सुपरपोजिशन में स्टेशनरी वेव। ठीक। अच्छा, कल तक तो हमने ये डिस्कस कर लिया था। वी टॉक्ड अबाउट दिस। और जी, शुड वी स्टार्ट स्टेशनरी वेव या कोई पॉइंट है आप लोगों का? अच्छा, देखिए स्टेशनरी वेव वी हैव टू गो थ्रू फ्यू एनिमेशंस फॉर दिस। पहले द डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसकी। स्टेशनरी वेव इज अ टाइप of it's a phenomenon actually, or a type of wave we कह सकते हैं, that occurs when two similar waves moving in exact opposite direction superimpose in a medium। इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें waves are not moving in the same direction, they were just overlapping। दो sources थे and they would overlap and interference pattern बनता था। अब हम बात कर रहे हैं कि let's say if you have one wave, this is called progressive wave which is moving to the right। ठीक है। एंड एक और वेव है विच इज मूविंग टू द लेफ्ट, इट इज ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लेफ्ट एंड राइट की तरफ अगर ये ट्रैवल करे, कुछ पॉइंट्स पे ये इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी एंड एट अदर पॉइंट्स वी विल ऑब्जर्व कि इसकी हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। देखें यहाँ पे आकर आप देखें, ये कभी जो है क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं, कभी क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है। तो अब इसका जो रिजल्टेंट वेव बनता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग अप टिल नाउ। ये रिजल्टेंट आप ऑब्जर्व करें। नाउ दिस रिजल्टेंट वेव इज नॉट ओवरऑल मूविंग टू लेफ्ट और राइट, सो इट इज नॉट कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव वेव। ये अपनी ही जगह पे वर्टिकल ऑसिलेशन करता है। There's a very clear difference between progressive wave and stationary wave। स्टेशनरी वेव अपनी ही जगह पे वर्टिकल ऑसिलेशन करता है। ठीक है। हालांकि प्रोग्रेसिव में क्रेस्ट ट्रैवल करते हुए नजर आता है, लेकिन स्टेशनरी वेव में क्रेस्ट बनते हैं, ट्रफ बनते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। So crest and trough appears, then they vanish, then they appear in the opposite direction। Whereas progressive wave में ऐसा कुछ नहीं होता। progressive wave में एक illusion ये बनती है कि crest जो है वो travel कर रहा है to the right। ठीक है। So anyway, इसमें हमारा पॉइंट यही है कि अगर आप देखें प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर आप स्टेशनरी वेव का देखें ना, अगर दो प्रोग्रेसिव वेव्स दे मूव इनटू ईच अदर, तो कुछ पॉइंट्स पे ये जो है क्रेस्ट क्रेस्ट मीट करते हैं, ट्रफ ट्रफ मीट करते हैं, एंड इफ दे कंटिन्यू तो ये फिर बेसिकली क्या करते हैं कि अगर ये क्रेस्ट और ट्रफ मीट करे तो इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी कंप्लीटली जीरो। ठीक है। इसमें देख लें, डू यू हैव एनी क्वेश्चन और शुड आई मूव फॉरवर्ड? स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव को एटलीस्ट विजुअलाइज करना आना चाहिए। अब ये बन रहा है स्टेशनरी वेव, शुड आई मूव फॉरवर्ड या इसमें कोई पॉइंट है? स्टेशनरी अपनी जगह पे होता है। ठीक है उदय। सो अगर हम आगे देखें कि प्रोग्रेसिव वेव तो ठीक है, इट इज वेरी विजिबल कि लेफ्ट राइट हो जाता है। स्टेशनरी वेव के जो आपके पास साइकिल होता है, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम अ फ्लैट लाइन, आफ्टर क्वार्टर ऑफ साइकिल आई सी क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्मिंग। यहाँ पे ये क्रेस्ट बने हैं, ये ट्रफ जिस तरह से देखें ये ट्रफ बन रहा है और ये क्रेस्ट बन रहा है, फिर ये वापस जाता है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी वापस जाता है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। ये फिर फ्लैट हो जाते हैं, फिर आफ्टर क्वार्टर ऑफ साइकिल ये जहाँ पे क्रेस्ट होता है वो मिडिल पॉइंट पे आके फिर ट्रफ बन जाता है, या जो ट्रफ था वो मिड पे आके क्रेस्ट बन जाता है, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। ये इसका पूरा साइकिल होता है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, देन इट गोज टू दिस पॉइंट। ये आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है। हालांकि प्रोग्रेसिव वेव जो है वो आगे जाता है। ठीक है, इट प्रोसीड्स फर्दर। और स्टेशनरी वेव जो है ये अपनी ही जगह पे वर्टिकल ऑसिलेशन करता है। ठीक है। जी अमल, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सुनैना, इज दिस क्लियर? विजुअलाइजेशन शुड बी क्लियर राइट नाउ। डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
अच्छा, ठीक है। अब इसमें देखें, वी शुड बी वेरी क्लियर विद द डिफरेंसेस, और इसके 2 या 3 मार्क का थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बताएं। तो देखें, पहले डिफरेंस आपने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में ये लिखना है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन प्रोग्रेसिव वेव, वेयर एज मतलब क्रेस्ट ट्रैवल करते हुए नजर आता है प्रोग्रेसिव वेव में। स्टेशनरी वेव में नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इट इज ओनली स्टोर्ड, मतलब वो वर्टिकली इस तरह एक ऑसिलेशन, एक पेंडुलम की तरह वो ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है, वर्टिकल मोशन ही करता है, लेकिन ओवरऑल मूवमेंट नहीं नजर आती। सेकेंड डिफरेंस की तरफ आते हैं। consecutive particles have the same amplitude in progressive wave, whereas consecutive particles have different amplitude in stationary wave. That's a very important difference. अगर आप प्रोग्रेसिव वेव देखें तो ओवरऑल हर पार्टिकल को क्रेस्ट बनने का चांस मिलता है, ठीक है, लेकिन स्टेशनरी वेव में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मूव ही नहीं करते, उनको हम नोड्स कहते हैं, और ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उनको हम एंटी नोड्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं देखूं, इफ वी टॉक अबाउट द स्टेशनरी वेव, इसमें देखें ये पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, ये नोड है, दीज आर ऑल नोड्स, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट्स जो मैं ब्लू के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको ट्रैवल करने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो ये हमारे पास नोड्स होते हैं। लेकिन अगर आप प्रोग्रेसिव वेव देखें, उसमें ये पार्टिकल अगर क्रेस्ट पहुंचता है तो क्रेस्ट इसको ऊपर पुल करता है, फिर ये आगे जाता है तो अगला पार्टिकल, मतलब एवरी पार्टिकल जो है किसी इंस्टेंट पे क्रेस्ट बन जाता है। स्टेप वाइज एवरी पार्टिकल जो है क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, क्योंकि क्रेस्ट गुजर रहा होता है, हर पार्टिकल क्रेस्ट से गुजरता है, विच मीन्स के आपके पास सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो पार्टिकल्स जीरो एम्पलीट्यूड के साथ हैं, दे आर कॉल्ड नोड्स, ये ट्रैवल ही नहीं कर रहे, वर्टिकल मोशन इनकी जीरो है। लेकिन ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, जिनका एम्पलीट्यूड 2 से -2 तक है। देखें, अगर मैं इसको -1 ले लूँ, -2 +1 +2, ऐसे पार्टिकल्स जिनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो एंटी नोड होता है। व्हाट अबाउट अदर पार्टिकल्स? देखें, अगर मैं इस पार्टिकल को देखूं, लेट मी हाईलाइट विथ मे बी दिस पर्पल, इस पार्टिकल को देखें, ये पॉजिटिव साइड पे भी यहाँ तक आ रहा है, नेगेटिव साइड पे भी यहाँ तक आ रहा है। इसी तरह ये पार्टिकल देखें, पॉजिटिव साइड पे भी ये तकरीबन 1 तक ही आ रहा है, नेगेटिव साइड में भी ये 1 तक आ रहा है। मतलब कि अगर आप एक्सट्रीम लोकेशंस देख लें, लेट मी हाईलाइट रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स। देखें, ये पार्टिकल के ये मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड्स आ रहे हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पर्पल के साथ। देखें, एवरी पार्टिकल हैज़ अ डिफरेंट एम्पलीट्यूड ranging from zero amplitude to the maximum 2 सेंटीमीटर्स। अगर मैं 1 डिवीजन 1 सेंटीमीटर ले लूँ, 0 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक सारे एम्पलीट्यूड्स अवेलेबल हैं। लेकिन हम ये जो पर्पल के साथ मैंने डॉट्स लगाए हैं, जिनका 1.1 है, 1 है, 1.5 है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज पॉइंट्स, सो वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक नेम फॉर दीज। लेकिन जिन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड 0 है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिकली नोड्स, एंड जिन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड 2 है, उसको जो मैक्सिमम है, उसको हम एंटी नोड्स कहते हैं। तो ये हमारे पास नोड्स एंड एंटी नोड्स की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, जो रेड के साथ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही पार्टिकल है लेकिन लोकेशन मैंने हाईलाइट की, ये हम एंटी नोड्स कहलाते हैं। तो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये याद हो तो आपका इतना ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे कि इसको फर्दर एक्सप्लेन करें या राइट अ नोट और एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू नो दीज वर्डिंग्स। थर्ड डिफरेंस पे आ जाते हैं, ये तो खैर इसी की विजुअलाइजेशन है। यहाँ पे एक पॉइंट है, नोड टू नोड जो हमारे पास डिस्टेंस है, वो हमेशा याद रखें, वेवलेंथ बाय 2, विल बी यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन अलॉट। नोड टू नोड डिस्टेंस इज वेवलेंथ बाय 2, ठीक है, या एंटी नोड टू एंटी नोड इज ऑल्सो the distance is wavelength by 2. Anyway, the third difference की तरफ आते हैं। Third difference ये है, consecutive particles are not in phase in a progressive wave, which we know.
कि अगर आपके पास एक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल कर रही है, अगर इसको मैं 90 कहूँगा, ये मेरे पास 90 नहीं होता, इसको मैं 180 कहता हूँ, 270, 360, विच मीन्स कि मेरे पास सारे एंगल्स अवेलेबल हैं, जीरो भी है, देन आई हैव मे बी 45, इसमें 135, हर एंगल मौजूद है, हर पार्टिकल एक यूनिक लोकेशन पे है, कोई क्रेस्ट पे जाना चाह रहा है, कोई अभी जाने वाला है, कोई क्रेस्ट पे खुद है, मुख्तलिफ एंगल्स पे हैं सारे पार्टिकल्स। सो प्रोग्रेसिव वेव में कहते हैं कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स आर नॉट इन फेज, दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। लेकिन स्टेशनरी वेव में सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट, इसमें हम कहते हैं पार्टिकल्स बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स आर इन फेज, that is phase difference of zero. I will try to visualize this again. Particles before and after node are out of phase, that is 180 degree. Now what we mean by this कि इसमें आपके पास जो है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको केयरफुली नोट करें, देखें ये पार्टिकल जो है, लेट्स से दिस इज राइट नाउ at its lowest point, let me call this 270. अब पॉइंट ये है, if this point P is at 270, तो ये जो पॉइंट Q है, ये भी तो और नीचे नहीं जा सकता, ये भी अपने लोवेस्ट पॉइंट पे ही है। आई विल नॉट कॉल इट सम अदर एंगल अदर देन 270, बल्कि ये सारे पार्टिकल्स अपने लोवेस्ट पॉइंट्स पर हैं, इसके बाद सब ने ऊपर ही जाना है एट द सेम टाइम। So if I'm assigning the lowest point as 270, all of them are at 270. ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। अगर मैं इसको स्टेप वाइज आगे लेकर जाऊं, ठीक है, देखें सब एट द सेम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, अब सब मीन पोजीशन पे आ गए, विच मीन्स के जो 270 वाला था मिड में, इफ दैट इज एट जीरो, अगर मैं ये वाला पार्टिकल देखूं, ये अगर जीरो पे है, ये वाला, साथ में जितने पार्टिकल्स हैं दे वर ऑल एट जीरो, ठीक है। या एक पार्टिकल अगर 90 पे आता है, फॉर एग्जांपल इफ जहाँ पे ये मैंने डॉट लगाया हुआ है, अगर ये 90 पे है, इसके लेफ्ट या राइट ये सारे पार्टिकल्स 90 पे हैं, दे आर ऑल इन फेज। तभी तो जब ये सेंट्रल वाला पार्टिकल मीन पे आता है, साथ लेफ्ट राइट सारे पार्टिकल्स मीन पे आ जाते हैं, तभी तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। देखें अगर मैं इसको अलाउ करूं कि ये जो है मीन पोजीशन की तरफ आए, and I stop at this point, can you differentiate between the particles? No, because they are all at their mean position, which means there's no difference in their oscillation in terms of angle. एक मीन पे आता है, सारे मीन पे आते हैं। तो कंक्लूजन फिर हम ये निकाल सकते हैं कि आपके पास, इफ आई लुक एट एन एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। लेट्स से मुख्तलिफ पॉइंट्स मैंने लेबल किया, मैं आपसे कहता हूँ फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। अब देखिए बिटवीन नोड्स जो भी दो पार्टिकल्स हों, चाहे ए बी है या कोई और रैंडम कोई भी दो पार्टिकल्स हो ना, इनमें कभी डिफरेंस नहीं होता इन टर्म्स ऑफ देयर एंगल। एक मीन पे आता है, सारे मीन पे आते हैं, तो ए बी हो गया, इनका जो एंगल होगा वो जीरो ही होगा बिटवीन टू नोड्स इफ दे लेबल एनी टू पॉइंट्स। ये ना हो कि आप देखेंगे टाइम में या डिस्टेंस इनका कितना है, नो, इफ दे एग्जिस्ट बिटवीन टू नोड्स, इनका जो फेज डिफरेंस है इसमें एक ही आंसर आता है, दैट इज जीरो। आपके स्टेशनरी वेव में इफ यू राइट 30, 35, 120, दे नॉट इवन लुक एट योर वर्किंग, वो जीरो ही कंसिडर होगा, ठीक है। सो बिटवीन टू नोड्स पार्टिकल्स दे आर वेरी सिमिलर, और इसका हमें इंपॉर्टेंस तब पता चलता है जब मीन पोजीशन पे आते हैं, वी आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिकॉज दे ऑल रीच द मीन पोजीशन एट द सेम टाइम। सुनैना, यस, ओनली एंड ओनली फॉर स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो क्वेश्चन का पहला सेंटेंस रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इज द क्वेश्चन डिजाइंड फॉर स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव, क्योंकि दोनों के आंसर्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, ठीक है।
अगर आप सी और डी देखें उसका आंसर भी 0 होगा, ठीक है, कि आपके पास अगर वो नीचे जा रहा है सी डी भी नीचे जाएगा, सी मीन पे आएगा तो डी भी मीन पे आएगा, ठीक है, इसका आंसर भी 0 होगा। बट इफ यू लुक एट बी एंड सी, अब देखें वी सॉ अर्लियर नोड से पहले वाले पार्टिकल्स जब ऊपर जाते हैं तो नोड के बाद वाले नीचे जाते हैं। अब ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज आउट ऑफ फेज, ठीक है। एक जब क्रेस्ट पे होगा तो दूसरा ट्रफ पे होगा, एक मीन से जैसे ही ऊपर जाएगा दूसरा मीन से एग्जैक्टली उसी टाइम नीचे जाएगा। सो इट मीन्स कि आपके पास फिर दो ही आंसर्स अवेलेबल होते हैं स्टेशनरी वेव में, या तो आंसर आपका 180 होता है या 0 होता है। 90, 95, 145, 170, 270 ये आंसर्स नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। डी एंड ई का अगर आप देखें वो भी एक नोड से पहले है, ये नीचे है तो वो ऊपर है, ठीक है, तो ये हमारे पास 180 आता है। बी एंड ई अगर आप देखें ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, तो विच मीन्स के बी एंड ई विल बी 0, ठीक है। बेसिक आइडिया स्टेशनरी वेव के ये जो तीन डिफरेंसेस थे दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुड आई मूव फॉरवर्ड या कोई पॉइंट है? जी अमल, आर यू फॉलोइंग दिस? तो दे दिया, बताएं सुनैना, ये क्लियर? अच्छा, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला पहला वर्ड इन्होंने यूज किया हुआ स्टेशनरी वेव इज सेटअप ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है, और between two fixed points that are 48 centimeters apart at one instant the appearance of the string is this, मतलब ये अपने extreme points पे आया हुआ है। what is the wavelength? अच्छा, this is now very basic, मतलब they cannot come up with an easier question। ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ठीक है। या आप सिंपली देखें तो ये ओवरऑल कितना बन रहा है वेव, 1.5 वेवलेंथ है ना। देखिए नोड टू नोड हाफ होता है, फिर हाफ है, फिर हाफ है, ये टोटल 1.5 वेव्स बन रहे हैं, शेप से भी नजर आ रहा है, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको एक वेव ले लें और ये आधा वेव है। सो पॉइंट इनका ये है कि 1.5 वेवलेंथ इज 48 सेंटीमीटर्स, वो कह रहे हैं ये पूरा 48 है, तो लेमडा कितना होगा? जाहिर बात है 48 डिवाइड बाय 1.5 कर ले, तो ये जो भी आता है 30 आता है कि क्या, नहीं सॉरी 32, ठीक है, यस देव यू राइट, तो ये 32। आई थिंक दिस वाज वेरी बेसिक, सिर्फ शेप देखना था। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टेशनरी वेव डेली लाइफ में हमें इतना ज़्यादा नहीं नज़र आता, क्योंकि वाटर वगैरह में दो सोर्सेज नॉर्मली नहीं होते, यू नीड परफेक्ट टू सिमिलर वेव्स मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन स्टेशनरी वेव की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रिंग जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें अगर आप गिटार या वट एवर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यू हैव, उसमें अगर आप वेव देखें ना, वो स्टेशनरी वेव होता है, ठीक है। उसमें जब आप प्लग करते हैं स्ट्रिंग को, तो अगर आप नोट करें तो स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होती है एंड उसमें वेव गुजरता है, लेकिन चूंकि एंड में आपने उसको नोड बनाया होता है तो वेव वापस आती है, सुपरपोजिशन होते हैं और जो एंड्स होते हैं वो उसके नोड्स बन जाते हैं एंड इट स्टार्ट्स टू ऑसिलेट। तो जो स्ट्रिंग की ऑसिलेशन अगर आप गौर करें वो स्टेशनरी वेव की ही ऑसिलेशन होती है। विल लुक इनटू विजुअलाइजेशन इन अ व्हाइल, विच मीन्स के किसी स्ट्रिंग से अगर आप साउंड निकलवाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू हियर अ साउंड आउट ऑफ अ स्ट्रिंग, इट इज एन आउटकम ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है। देयर इज अ वर्ड used over here which is called resonance. रेजोनेंस की एक्चुअल डिस्क्रिप्शन A2 में है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल कि ये साउंड कैसे एग्जैक्टली एमिट होता है, नॉर्मली क्यों नहीं एमिट होता है एंड सो ऑन, बट यू इग्नोर दैट। आप सिर्फ इतना समझें कि इफ यू सेट अप अ प्रॉपर स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग यू विल बी एबल टू हियर अ साउंड। इट्स नॉट जस्ट स्ट्रिंग्स, अगर एयर कॉलम के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्लूट हो गया, बैक पाइप वगैरह हो गए, ठीक है, ट्रम्पेट एंड व्हाट नॉट, जिसमें एयर मूव करता है,
एयर के मूवमेंट से अगर साउंड विसल हो गया, सिंपल विसल, ये सारे के सारे भी स्टेशनरी वेव के आउटकम होते हैं. सो विल लुक इनटू दीज टू सिचुएशंस. स्ट्रिंग का पहले देख लेते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग में अगर आप उसे आवाज यू वांट, इवन इट कैन बी अ सिंपल रबर बैंड और व्हाटएवर, यू नीड टू फॉलो टू कंडीशंस फर्स्ट. स्ट्रिंग में एक तो ये स्ट्रेच होना चाहिए. लूज होगा ना, आपने एंड बांधे हुए हैं लेकिन लूज है, ठीक है, तो इससे आवाज नहीं निकलेगी. एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस, आप लोगों ने नोट किया होगा. एंड शुड बी फिक्स्ड. मतलब लेट्स से अगर स्ट्रेच है लेकिन वो एंड्स जो है ना फिक्स नहीं है, मतलब एक एंड ओपन है और एक एंड, इससे भी आवाज नहीं निकलेगी. आपने दोनों एंड्स को बंद करना होगा. एंड देन इफ यू लुक एट द, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये एंड्स इसके नोड्स बन जाएंगे. और ये जब ऑसिलेट करेगा जस्ट लाइक अ स्टेशनरी वेव, ये ऑसिलेट करेगा. अब पॉइंट ये है कि वी नीड टू नो कि फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो एमिट होगा, जो साउंड एमिट होता है, इज इट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी या कोई लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो निकाल सकता है. तो थिंग्स आर वेरी साइंटिफिक, आई वुड से. ये रैंडम फ्रीक्वेंसीज नहीं होते, दे फॉलो अ वेरी स्पेसिफिक पैटर्न. गिटार के अगर आपने नोट किया हो, उसके स्ट्रिंग में आप जितना स्ट्रेच करते हैं उससे उसकी आवाज़ इफेक्ट होती है. तभी तो वो एंड पे ट्यूनिंग के लिए, जब वो ट्यूनिंग कर रहे होते हैं तो एंड पे जो नॉब से होते हैं उससे आप उसको कंट्रोल करते हैं कि वो कितना स्ट्रेच्ड हो. नहीं तो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए जो फ्रीक्वेंसी उसने एमिट करनी है वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं निकलेगी. सेकेंडली अगर आप नोट करें तो उसके डायमीटर्स में भी डिफरेंस होता है. कुछ जो नीचे वाले होते हैं आई थिंक वो ज़्यादा थिन होते हैं, या एक वो होता है जो सबसे ऊपर होता है वो आई थिंक सबसे थिन होता है. और जितना वो नीचे जाते हैं तो उतने वो थिक होते हैं. अकॉर्डिंगली साउंड जो है वो चेंज होती है. इतनी डिटेल तो खैर नहीं है हमारे पास कि मास पर यूनिट लेंथ किस तरह अफेक्ट करती है, टेंशन की वैल्यूज किस तरह अफेक्ट करते हैं. ये हैं बाकी सिस्टम्स में, वी डू डिस्कस दिस इन दिस मच डिटेल. यहाँ पे आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी मैटर करता है. शॉर्ट लेंथ लें, लेंथ ज़्यादा करें कम करें, उससे भी फ्रीक्वेंसीज अफेक्ट होती है. सो द पॉइंट इज, कोर्स में हमारा इन्होंने सिंप्लीफाई किया है, वुड से. बहुत ओपन टॉपिक नहीं है, इट्स वेरी नैरो डाउन. और ये आपसे कहते हैं कि आप सिर्फ बताएं कि स्टेशनरी वेव सेटअप कैसे होता है और किसी स्पेसिफिक लेंथ से कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आप एमिट करवा सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ लेंथ आप एक्सप्रेस करें तो कुछ डेरिवेशन यहाँ पे है. विल स्टार्ट विद द लोएस्ट पॉसिबल. अगर मेरे पास एक लेट्स से 12 सेंटीमीटर का रबर बैंड है एंड आई वांट टू नो कि मुझे स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव पता हो स्ट्रिंग में, एंड आई वांट टू नो कि किस फ्रीक्वेंसी का साउंड मैं एमिट करवा सकता हूँ. तो there's a list of frequencies there, so it's not just one frequency, so we need to derive those list. ठीक है, तो सबसे lowest से पहले start करते हैं, and that is known as fundamental frequency. This is the largest possible wavelength that you can set up, जिसमें ends पे nodes हैं और एक वेव है जो कि ऑसिलेट कर रही है. आपने बिल्कुल सेंटर पे प्लग किया एंड दिस इज मूविंग वर्टिकली अप एंड डाउन. ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ये जो ऑसिलेशन मैं नोट कर रहा हूँ, इसमें अगर मैं लेट्स से आई नो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेट मी कॉल इट L0, L0, एंड आई वांट टू नो इट्स फ्रीक्वेंसी. तो एल नॉट अगर मैं वेवलेंथ वाइज देखूं तो हाउ मच ऑफ द वेवलेंथ इट इज, आई जस्ट डिस्कस्ड कि दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज वेवलेंथ बाय 2. तो वेवलेंथ किसकी इक्वल होगा, इट विल बी 2L0. तो नाउ इफ आई नो द स्पीड ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग, तो F0 विल बी V by lambda. इन टर्म्स ऑफ लेंथ दे वांट यू टू एक्सप्रेस, तो इन टर्म्स ऑफ लेंथ होगा V by 2L. ठीक है, दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी दैट यू कैन हेयर. तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि स्ट्रिंग में जो वेव है उसकी स्पीड लेट से 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. ठीक है, एंड आपने जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया 12 सेंटीमीटर जो है वो स्ट्रिंग का लेंथ था. तो
फ्रीक्वेंसी जो आप एमिट करवा सकते हैं इट विल बी 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 12, तो 100 बाय 24 विच इज व्हाट, 100 बाय 24 जो है 4 हर्ट्स की, 4 हर्ट्स और समथिंग जो इसका है, नहीं 100 बाय 24 कितना, 4 पॉइंट, अच्छा 4.16, ठीक है। सो यू विल बी, खैर ये तो ऑडिबल रेंज से कम है, मैं रैंडमली मैंने लिया था, इट शुड बी एटलीस्ट 1000, इट्स वेरी फास्ट इन सॉलिड्स एक्चुअली। तो लेट्स से 1000 पे अगर मैं डिवाइड करूं, बल्कि 1000 से भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन एनीवे तो 41.6 हर्ट्ज की में मुझे साउंड जो है वो सुनाई देगा, ठीक है। सो इसमें वेरिएशन दे इतने ज़्यादा वो नहीं डालेंगे, वो आपको सिंपली कहेंगे कि डिराइव करें। मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बता रहा था कि इफ़ यू नो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यू कैन प्री डिटरमिन कि किस फ्रीक्वेंसी का साउंड आपको सुनाई देगा। अगर आप प्लग करेंगे तो आपको एग्जैक्टली 41.6 हर्ट्ज का साउंड आएगा, ठीक है। इसमें रैंडमनेस नहीं होता, एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड, इट्स वेरी कैलकुलेटेड एक्चुअली, ठीक है। शुड आई मूव फॉरवर्ड विद द सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, या फर्स्ट में कोई क्वेश्चन है? डू यू वांट मी टू रिपीट एनी पार्ट? देयर इज अ पैटर्न यू नीड टू नो, डेरिवेशन का पैटर्न समझ आ जाए तो उसी पे क्वेश्चंस आते हैं, तो विल लुक इनटू फ्यू पास्ट पेपर क्वेश्चंस एज वेल। Is this point clear? Should I go for the next possible? अच्छा, सेकंड पॉसिबल में देखिए मुझे फिर भी ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करने, मतलब मैं स्ट्रिंग वही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम यूजिंग द सेम लेंथ, वही 12 सेंटीमीटर मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि व्हाट इफ मैं एक और नोड, मैं वेवलेंथ थोड़ा कम कर दूं, rather than प्लकिंग बिल्कुल सेंटर में मैंने पहले प्लग किया था, आई प्लग एट दिस पॉइंट, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो जाहिर बात है इसकी ज़्यादा है, ठीक है। यू मे कंपेयर, तो मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी विच मीन्स आई एम रिड्यूसिंग द वेव लेंथ, पहले वेव बहुत ही बड़ा था, देखें आधा वेव आ रहा था, नाउ वेव लेंथ थोड़ा शॉर्ट हो गया है। उसी लेंथ में अगर आप नोट करें, इनिशियली इट वाज हाफ द वेव लेंथ एंड नाउ आई हैव ट्राइड टू एडजस्ट, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से मेरे पास वेवलेंथ जो आ रहा है वो पूरा वेवलेंथ आ रहा है, देखें उसी लेंथ में मेरे पास नोड टू नोड इज वन वेव एंड नोड टू नोड इज हाफ एंड नोड टू दिस नोड इज आल्सो हाफ, तो ये कंबाइन होके एक वेव आ रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर कि मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और वेवलेंथ कम की है, पहले आधा वेव आ रहा था, पूरा वेव आ रहा है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर 0.6 0.7 wavelength. Either you can adjust half the wavelength or you'll be able to adjust complete wavelength. तो सीक्वेंस में there is no variation, पहले जो था हाफ वेवलेंथ आ रहा था, अब जो है कंप्लीट वेवलेंथ आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा, आई लेबल इट एज f1, ये फंडामेंटल था, दिस इज लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल कहते हैं। सिंस आई एम गोइंग फॉर द अदर पॉसिबिलिटी, जीरो के बाद मैं f1 देख लेता हूँ। So I'll put V by lambda, and since lambda is L naught, so I'll write V by यहाँ पे we can write, यहाँ पे I'll write मुझे पता है कि lambda की जगह I'll have to put L naught। अच्छा, so anyway F1 by V, F1 जो है वो V by lambda हो गया, और lambda की जगह I can put L naught, ठीक है। यहाँ तक तो एक्सप्रेस हो गया, लेकिन आई वांटेड टू नो इफ f1 इज बाय एनी चांस लिंक टू f0, इनका आपस में कोई लिंक है कि नहीं। वेल आई सी अ 2 ओवर हेयर बट आई डोंट सी एनी 2 ओवर हेयर। तो लिंक बनाने के लिए वैसे मैं क्या कर लेता हूँ कि लेट मी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय 2, ठीक है। मैथमेटिकली आई डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस, देखें 2 2 वैसे भी कैंसिल होके
वही ओरिजिनल बन जाएगा कि f1 जिस तरह स्टार्ट में था f1 by L नॉट. लेकिन there is an advantage if I do this. Mathematically I did not make a difference, but physics point of view से अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूं, this is exactly similar to this one, which means के अगर मैं ये जो पोर्शन है, if it is similar to this, which means कि मैं यहाँ पे f नॉट लिख सकता हूँ. This is part of derivation. You need to know this. कि नॉर्मली हम जब कुछ सॉल्व करते हैं, ये कभी भी हम नहीं करते कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, डजंट मेक सेंस. लेकिन डेरिवेशन पर्पस के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ. आई वांट टू नो द लिंक बिटवीन द नेक्स्ट पॉसिबल और प्रीवियस पॉसिबल में क्या लिंक आ रहा है, फंडामेंटल के साथ क्या लिंक आ रहा है. तो लिंक ये आ रहा है कि जो नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी ऑलवेज ट्वाइस द फंडामेंटल. मतलब उस वक्त हमने डिराइव किया था फंडामेंटल वाज 41.6. फिजिक्स ये कहती है कि इसी स्ट्रिंग से अगर आप एक और फ्रीक्वेंसी सुनना चाहते हैं, 60 हर्ट्ज इज नॉट पॉसिबल, 70 इज नॉट पॉसिबल. फंडामेंटल का एग्जैक्टली डबल जो फ्रीक्वेंसी है, यू विल बी एबल टू हेयर दिस. कितना आ रहा है 41.6 इंटू 2 इज कितना 83.2. ठीक है, दे दिया 83.2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी you'll be able to hear. Is a very specific pattern. फंडामेंटल अगर 50 है देन यू विल बी एबल टू हेयर 100 उसी स्ट्रिंग से, उसी लेंथ से. देख लें, should I move forward? Manha, you joined late. Udevya, that is the main question. Will F2 be equal to 2F1 or not? That is the main question. Sunela, fundamental given भी होगा. We'll look into questions, don't worry. आप इतना समझें कि जो F1 है वो 2 times F0 होगा. Fundamental play a very important role. They sometimes ask you to draw the diagram. तो ये diagram आना चाहिए कि fundamental वो होता है string में जिसके दोनों ends पे nodes हो और center में एक anti node हो. So Devi, in order to answer your question, we need to look at third possible frequency. ठीक है, ऐसे MCQs आएंगे कि will F2 be equal to 2 times F1 or is there a link with fundamental? So let me look into the motion first. देखिए मेरे पास ये motion आ रहा है, ठीक है. मोशन मेरे पास ये आ रहा है कि आई हैव टू, एक मिनट. अब अगर आप मोशन देखें, मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, वेवलेंथ मैंने और इतना कम कर लिया कि मेरे पास एंड्स पे नोड्स ही आए. मतलब मेरे पास पहले 2 नोड्स थे, पहले डायग्राम में नोड्स की काउंटिंग याद होनी चाहिए. दूसरे डायग्राम में 3 थे और ये जो तीसरा डायग्राम है इसमें 4 नोड्स हैं. डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, रीड्रॉ ऑल ऑफ दीज डायग्राम्स. नहीं तो वहां पे फिर इतना टाइम नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि अच्छा फर्स्ट में कितने थे एंड सो ऑन. अब अगर मैं वही लेंथ देखूं, आई कैन क्लियरली सी 3 वेव्स. और एमसीक्यू भी इसी तरह था, ठीक है, उसमें डायग्राम यही बना हुआ था. एनीवे, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है, सॉरी नॉट 3 वेव्स, ये 1.5 वेव्स हैं. देखिए, दिस इज 1 वेव एंड दिस इज हाफ. तो 1.5 को मैं फ्रैक्शन में 3/2 भी लिख सकता हूँ. ठीक है, सो आई एम राइटिंग इट एज 3/2. अमल, मोर देन इनफ. देखिए, टॉपिकल्स जो हैं, मतलब टाइम मैनेजमेंट अगर एमसीक्यूज के लिए करते हैं तो ईयरली इज गुड. थ्योरी के लिए तो टॉपिकल्स दे आर मोर देन इनफ. ठीक है. अच्छा, एनीवे, 3/2 इज 1.5 एंड आई कैन क्लियरली सी. तो लैम्डा किसके इक्वल होगा? 2L0/3 के इक्वल हो जाएगा. और अगर मैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में ना, आई लेबल इट एज F2 क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज की है. इट्स डिफरेंट फ्रॉम F0 एंड F1. मैंने और ज़्यादा हायर की है. तो लैम्डा की जगह मैं अगर वैल्यू पुट करूँ 2L0/3, 3 कम्स टू द न्यूमरेटर, तो ये मेरे पास 3 टाइम्स V/2L0 आ रहा है. देर इज हाउएवर अ लिंक. V/2L0 जो मैंने डिराइव किया था वो फंडामेंटल था. तो मेजर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड कि F2 has nothing to do with F1.
rather it is now 3 times f naught. That is why it is called fundamental. क्योंकि all of the remaining frequencies, remaining possible frequencies are all whole number multiples of fundamental. तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला फिर ये बन जाता है कि एफ एन इज जस्ट एन प्लस वन एफ नॉट, वेयर एन इज एनी होल नंबर या ओवरटोन नंबर भी कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर फंडामेंटल 1200 था, वी कैलकुलेटेड एज 41 रैंडम वैल्यू थी, एफ वन जो होगा इट विल बी 2 टाइम्स 1200, एफ टू विल नॉट बी 2 टाइम्स 2400। इस पे कंफर्म एमसीक्यूज आए हुए। यू शुड बी रेफरिंग टू, अगर 1200 गिवन है तो फिर 3 टाइम्स होगा 3600, फिर 4 टाइम्स 4800 एंड सो ऑन। ज्यादा क्वेश्चंस आपके कंक्लूजन पे आते हैं, बट देयर इज अ वर्किंग बिहाइंड इट। देविया, इज योर क्वेश्चन आंसर? ठीक है। इसी तरह लेंथ का भी यही है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपसे कहते हैं कि नहीं, वी आर नॉट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, वी वांट द सेम साउंड, कैन यू चेंज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग? देखिए, लेंथ भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। अगर पहले लेंथ 12 सेंटीमीटर था, अगर आप एक और साउंड वेव चाहते हैं बट यू डू नॉट वांट टू चेंज द वेव लेंथ, आप सेम वेव लेंथ का साइज रखना चाहते हैं, तो यू हैव टू यूज ट्वाइस द लेंथ, ताकि पूरा वेव आ जाए एंड पे नोट्स आ जाए। तो जिस तरह फ्रीक्वेंसी का एक सीक्वेंस होता है, लेंथ का भी सेम सीक्वेंस होता है फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी और फॉर द सेम वेव लेंथ। कि आपके पास अगर लेंथ जिस तरह हमने एज्यूम किया था 12 सेंटीमीटर, फर्स्ट वन, तो दूसरी पॉसिबिलिटी विल बी एग्जैक्टली डबल ऑफ फंडामेंटल, फिर 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, they're all multiple of fundamental। तो लेंथ और फ्रीक्वेंसी का सेम ही पैटर्न होता है। ठीक है। स्ट्रिंग्स के बारे में, दिस इज द मैक्सिमम, विल लुक इनटू फ्यू एमसीक्यूज। A stationary wave on a stretch string is set up between 2 points P and T। Stationary wave लिखो, all your knowledge about progressive wave has to be set aside। अच्छा, फिर ये आज का जो टॉपिक है इसके बेसिस पर ये आंसर होगा। Which statement is correct? Point R is a node। No, I can clearly see nodes ये वाले होते हैं, ये गलत है। पॉइंट क्यू एंड एस वाइब्रेट इन फेज, क्यू ऊपर जा रहा है, आर नीचे जाएगा, एस बी सीम्स टू बी करेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड टी इज 3 वेवलेंथ। पी से यहाँ तक हाफ, 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 no, it is 1.5, c is wrong। The wave transfers, no, it's a stationary wave, there's no transfer of energy, so the answer is B। ठीक है, we'll move forward। I think this was pretty descriptive। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास एप्लीकेशन है स्ट्रिंग के बाद, वो एयर कॉलम का है। शुड आई स्टार्ट विद दिस या बहुत ज़्यादा हो रहा है? आर यू फॉलोइंग दिस? देखें, अगर ज़्यादा भी है खैर है, आप रिकॉर्डिंग बाद में दोबारा भी देख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यू हैव टू एब्जॉर्ब ऑल ऑफ दिस। बाकी स्टूडेंट्स को बताने, मनहा, शुड आई कंटिन्यू? अमल, ठीक है, सुनैना, ठीक है। स्ट्रिंग्स का कंडीशन ये था कि हम एंड्स पे नोड्स बना रहे थे। एयर कॉलम का कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाता है। एयर कॉलम में दो किस्म के एयर कॉलम्स होते हैं। तो हमारे सिलेबस में टोटल 3 एप्लीकेशंस हैं, स्ट्रिंग्स एंड एयर कॉलम। एयर कॉलम के फिर 2 हैं, क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट वन एंड। एक ये हो गया, और दूसरा है ओपन एट बोथ एंड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक है। क्लोज्ड एट वन एंड का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक डायग्राम, एक एयर कॉलम है, एक सिलेंडर है फॉर एग्जांपल। ठीक है। कंडीशन ये है, स्ट्रिंग्स में क्या था, दोनों एंड्स पे नोड्स होने चाहिए। अब यहाँ पे ओपन एंड, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एयर पार्टिकल, वो मूवमेंट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, यहाँ पे पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर सकता, तो ये नोड होता है। जो ओपन होता है, ओपन साइड जो होता है, दैट विल बी ऑलवेज एन एंटी नोड। ठीक है, क्योंकि वहां पे एयर पार्टिकल को मूवमेंट करनी होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंडीशन ये बन जाता है कि इफ वी टेक अ लेंथ ऑफ कॉलम, जो क्लोज्ड एंड है दैट विल बी अ नोड, और जो ओपन एंड है दैट विल बी एन एंटी नोड।
तो नोड और एंटी नोड हमारे पास सेटअप होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर वैसे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक इशू ये होता है कि उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्रांसफर्स की तरह लगता है, ठीक है। सो वी हैव टू ट्रीट इट फॉर अ व्हाइल फॉर द सेक ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज ट्रांसवर्स वेव, लेकिन ये असल में लॉन्गिट्यूडनल है। बट डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ, इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन एंड क्लैरिटी तो हम इसको एज अ ट्रांसवर्स ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वही है। एनीवे तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, ये नोड एंड दिस इज एंटी नोड, ठीक है। विच मीन्स के अगर मैं इसको अब डिराइव करूंगा, द फर्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी वही होगा, फंडामेंटल्स को कहते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक हाउ मच ऑफ द वेवलेंथ इज दिस? देखिए नोड टू नोड इज हाफ वेवलेंथ। अगर मैं इसको वेव को इफ आई ट्राई टू कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक हाफ होगा, तो ये हाफ का भी हाफ है, विच मीन्स के रिमेंबर node to antinode is always quarter of the wavelength, ठीक है। node to node is half, antinode to antinode is also half, but not node to antinode is quarter of the wavelength। तो पॉइंट ये है कि वेवलेंथ देन विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स एल नॉट। अगर मैं वेवलेंथ को एक्सप्रेस करूं, एफ नॉट विल बी इक्वल टू वी बाय लेमडा, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो v की जगह मैं पुट कर लूंगा 4 टाइम्स एल नॉट, ठीक है। दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आई कीप दिस फॉर अ व्हाइल कि ओके, स्पीड ऑफ साउंड जो है लेट्स से 330 मीटर्स पर सेकेंड है, लेंथ ऑफ कॉलम मैंने कुछ ट्यूब लिया है ऑफ मे बी 50 सेंटीमीटर्स या 0.5 मीटर्स, तो मैं पहले से प्री डिटरमिन कर सकता हूँ कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ठीक है। आप जरा चेक कर लें 330। Hudaybiya, can you help me with the value? What value do we have? 330 divided by, ठीक है बिल्कुल 165। सो 165 हर्ट्ज की 165 हर्ट्ज का साउंड मुझे सुनाई देगा। अब क्वेश्चन ये है, what is the other possibility? Is it similar to the strings के मुझे 2 times fundamental आएगा या different होगा? So look into it। कंडीशन वही है, मैं एक एयर कॉलम यूज कर रहा हूँ, एक एंड नोड, और मैं फ्रीक्वेंसी हाई कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा और श्रिंक करूँ। लेट मी पॉज दिस वन। अच्छा, मैंने वेवलेंथ थोड़ा और कम किया ताकि एक और एंटी नोड एडजस्ट हो जाए। पहले एक नोड एक एंटी नोड था, आई केप्ट ऑन श्रिंकिंग दिस ताकि एक और एंटी नोड आ जाए, तो नाउ आई हैव 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। अब अगर मैं इसका वेवलेंथ देखूं, तो wavelength now is 0.75। Hudaybiya, you're right, exactly, it's 3/4, ठीक है। क्योंकि नोड टू नोड जो था वो नोड टू नोड इज हाफ एंड नोड टू एंटी नोड इज क्वार्टर, हाफ प्लस क्वार्टर इज 3/4, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं 4l/3, अब फ्रीक्वेंसी को मैं एफ नॉट नहीं कह सकता क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, मैंने वेवलेंथ को श्रिंक की है, बट नॉट रैंडम श्रिंक, एग्जैक्टली 3/4 तक मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है, जिससे मेरे पास लैम्डा की जगह इफ आई पुट 4l0/3, 3 times v/4l0। नाउ इफ आई लुक एट सिमिलैरिटी, इफ आई ट्राई टू लिंक विद दिस, जो v/4l0 है दैट इज फंडामेंटल, विच मीन्स के मेरे पास जो f1 है इट इज 3 times f0, विच मीन्स यहाँ पे मैंने वैसे आर्बिट्ररी वैल्यूज लेके 165 जब देखा, जो नेक्स्ट पॉसिबल है वो 2 times स्किप हो गया है। मैनी MCQs यू विल सी इन पास्ट पेपर्स, वो आपसे लिस्ट दे देंगे और आपसे कहेंगे इसमें कौन सी लिस्ट ठीक है, तो आपने वो लिस्ट सेलेक्ट करनी है जिसमें फंडामेंटल 165 है, लेकिन जो f1 है it will be 3 times the fundamental, 2 does not exist।
मतलब 165 है, 3 टाइम्स क्या होता है 330 एंड ये 495। तो लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे लिस्ट बताएं कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज मैं इससे सुन सकता हूं, इट विल बी 165 देन 495 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इज इट ऑल थ्री एंड देन विल इट बी थ्री स्क्वेयर, और मतलब नेक्स्ट पॉसिबल क्या होगा, व्हाट इज द जनरल फार्मूला, तो वी लुक इनटू अ जनरल फार्मूला। थर्ड पॉसिबिलिटी में मैं थोड़ा और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ, थोड़ी और मैं वेवलेंथ कम कर दूंगा कि एक और एंटी नोड आ जाए। सो नाउ आई हैव, अगर मैं इसका देखूं, अच्छा, सो इसका अगर मैं ऑब्जर्व करूं सच दैट एक और एंटी नोड आ जाए, तो अब इसमें पॉइंट ये है कि मेरे पास ये भी नोड हो गया, ये भी, अब तीन नोड्स हैं एंड टोटल तीन एंटी नोड्स हैं। तो पहले डायग्राम में दो दो थे, एक नोड है, एक एंटी नोड, उसके बाद दो दो हो गया, अब तीन तीन हो गए। सीक्वेंस याद रखना है, ये डायग्राम्स प्रैक्टिस करते हैं। नाउ फ्रैक्शन वाइज कोई बता सकते हैं कितने वेव्स हैं? व्हाट शुड आई मेक इट इक्वल टू, कि 5/4 हो देविया, एग्जैक्टली यू आर राइट। 5/4 lambda will be 5L by not 3, it will be 4L not by 5। अच्छा, so anyway, जैसे देवी आपने कहा 5 lambda by 4, तो lambda will be 4L by 5, just cross multiply किए, lambda को मैंने सब्जेक्ट बनाया, I'll call this F2 and F2 will be V by lambda। lambda की जगह मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ 4L नॉट बाय 5, 5 ऊपर चला जाएगा। नाउ व्हाट डू वी सी, कि जो नेक्स्ट पॉसिबल था F2 जो है, इसमें V by 4L नॉट वॉज फंडामेंटल। सो मेरे पास जो नेक्स्ट पॉसिबल है वो 5 टाइम्स देवी, यू राइट। ठीक है जी सुनैना, वो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखें, आपके पास दिस इज lambda by 2, this is also lambda by 2, and this is lambda by 4। सुनैना, तो ये कितना आ रहा है? अगर आप इसका देखें, या सिंपली अगर आप मैथमेटिकली भी देखें ना, 1.25, या फ्रैक्शन वाइज अगर आप देखें, इट विल बी lambda by 2 प्लस lambda by 2 प्लस lambda by 4। lambda को कॉमन ले लें, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये अगर आप इसको भी 2 ये 5/4 आता है, कि डिनोमिनेटर सारे 4 करते हैं। ठीक, या 1.25 को कैलकुलेटर में टाइप करें तो फ्रैक्शन में अगर आंसर देते हैं तो इट विल बी 5/4, फिर 7/4 एंड सो ऑन। द सीक्वेंस डज नॉट स्टॉप हियर, इट कम्स डाउन टू योर एक्चुअल लिमिटेशन, कि आपका जो एयर कॉलम है क्या उसमें इतनी, या जो साउंड है वो इतना उसमें एडजस्ट हो सकता है नहीं। प्रैक्टिकली लिमिटेशंस होते हैं, थ्योरेटिकली देयर आर नो लिमिटेशंस, ये इन्फिनिटी तक जाता है। सो फॉर्मूला क्या बनता है, 3 times, 5 times, then it will be 7 times, 9 times, and so on. So we are talking about odd multiples। मतलब इसको मैं 0 पुट करता हूँ तो ये तो F0 हो गया, 1 पुट करता हूँ तो ये 3 हो गया, 2 पुट करता हूँ तो 5, 7 एंड सो ऑन। तो मेरे पास ये आ रहे हैं odd multiples। ठीक है, वी नीड टू वैसे हाईलाइट दिस पॉइंट, कि ये बेसिकली अगर मैं इसका देखूं, तो वी हैव टू लेबल इट एज odd multiples of fundamental। इसी तरह आप इसका, ये तो खैर हो गया odd multiples की हमने बात की। ठीक है, सो देयर इज नो 2400, 3 times, 5 times, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। और अगर आप कहते हैं नहीं मैंने फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, आई वांट टू चेंज द लेंथ, तो फिर लेंथ भी सेम सीक्वेंस फॉलो करता है।
ठीक है, मतलब कि लेंथ भी अगर आपने बढ़ाना है, आप इसको डबल नहीं करेंगे, आपने इसको 3 टाइम्स इंक्रीज करना है ताकि एंड पे एंटी नोड ही आए। देखें, ये आपका यहाँ तक एक लेंथ हो गया था, फिर यहाँ तक दूसरा, मतलब पहला अगर नॉट होगा तो जो ये शेप बनेगा, ये शेप तभी बनेगा इफ यू कंसिडर इट एज 3। तो इसका भी सेम, अगर मैंने स्टार्ट में लेंथ आई थिंक 0.5 मीटर्स का लिया था, 50 सेंटीमीटर, जो अदर पॉसिबिलिटी होगी इट विल बी 1.5। फिर हमारे पास होगा 2.5, 5 टाइम्स 0.5, और फिर बस इसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 2, सॉरी इंटू 3, इंटू 5 एंड सो ऑन। तो लेंथ का भी सेम पैटर्न होता है जो फ्रीक्वेंसीज का होता है। लुक इनटू एन एमसीक्यू। A pipe closed at one end has a loudspeaker at the open end। तो ये जो भी हमने डिस्कशन किए इसी के बेसिस पर क्वेश्चन। For some frequencies a stationary wave is formed, the length of pipe is given, speed is given, which frequency of sound from the loudspeaker would not produce a stationary wave? So we'll start with fundamental। देखिए fundamental का formula क्या था, 4 by v by 4 L naught। तो if you can help me, 340 divided by 4 times fundamental, इसकी वैल्यू हुदैबिया कैन यू ट्राई? ठीक है, 100 हर्ट्ज। तो 100 इज ट्रू, दे वांट अस टू सर्च फॉर द फॉल्स। तो सीक्वेंस क्या है, F1 कितने टाइम्स होता है? नेक्स्ट पॉसिबल जो है इट विल बी 100 होगा, तो दूसरा क्या होगा, लिस्ट क्या बनेगी इसकी? 300, हुदैबिया यू आर राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल विल बी 500। 100 is not possible। अमल, आर यू फॉलोइंग दिस? हुदैबिया, मनहा, देख लें, सुनैना, which is the answer। ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेशनरी साउंड वेव, ठीक है मनहा, is formed in gas filled tube of length L which is closed at one end। वही open and closed end की बात हो रही है। The length of the tube and frequency of the sound are varied so that stationary wave always has two antinodes। ये वो सेकंड पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमने 0.75 जो लिया था 3/4। तो मतलब दो नोड्स हैं और दो एंटी नोड्स हैं, इसलिए मैंने कहा था ये सीक्वेंस याद रखें। पहले डायग्राम में एक नोड एक एंटी नोड था, दूसरे डायग्राम में दो नोड। तो ये दूसरे डायग्राम पे क्वेश्चन है। अच्छा, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव विद लेंथ एल। मुख्तलिफ इन्होंने फ्रीक्वेंसीज यूज किए हैं कि यही वेव चाहिए, सारी बात है लेंथ चेंज होंगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इन द ट्यूब? अच्छा, तो वैसे तो अगर फॉर्मूला याद हो, F1 का वैसे फॉर्मूला ये आ रहा था इस केस में, इट वाज 3 into V by 4 L नॉट आ रहा था। डेरिवेशन इसलिए बिल्कुल हुदैबिया राइट, 3/4 वाला आ रहा था। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ रहा था इट वाज 3V डिवाइड बाय 4 L नॉट। तो इस तरह कर सकते हैं कि वी कैन पिक एनी फ्रीक्वेंसी। वी कैन पिक दिस वन। ये आ रहा है 2900, नहीं 2800। एक कोऑर्डिनेट पिक कर लेते हैं, इज इक्वल टू v इज अननोन 4 टाइम्स। इस पे अगर मैं l की वैल्यू देखूं 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर, तो 0.08। जी बिल्कुल हुदैबिया यू राइट, 8 था। तो v की वैल्यू जरा देखें, 96, वी डोंट हैव दैट ऑप्शन। अच्छा, 298.6। तो C इज द आंसर, विच मेक सेंस क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इसी रेंज में होती है।
देखिए ये इसके साथ लिंक था डेरिवेशन में, वैल्यूज मेरे पास कोई भी वैल्यू आप लेते हैं ना आंसर सेम आता है, क्योंकि वो कर्व ही इसी के लिए बना है, इसी ग्राफ के लिए, आई मीन इसी डायग्राम के लिए। दिस क्लियर? डेरिवेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी क्लियर है? वर्किंग देख लें। एक और एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। अ पाइप ऑफ लेंथ एल इज ओपन एट वन एंड क्लोज एट द अदर एंड, इसी की बात हो रही है। लाउड स्पीकर इज एट द ओपन एंड एमिट्स अ साउंड, ठीक है, मतलब यहाँ पे एंटी नोड होगा, यहाँ पे नोड होगा। व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज साउंड देयर इज एन एंटी नोड एट द ओपन एंड, वो तो बिल्कुल कंडीशन ही यही है। व्हिच वेवलेंथ ऑफ साउंड कुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव? अच्छा, तो एक तो होता है लेंथ इक्वल था लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा जो था वो 4L था, 4L का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया। दूसरा अगर याद हो हम डिराइव कर रहे थे, इसमें था 3/4 लैम्डा था जो सेकंड पॉसिबिलिटी, तो लैम्डा क्या होगा 4L/3। इज दैट एन ऑप्शन? यस, सो सी इज द आंसर। यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेरिवेशन। 4L/3 था उसमें। लेकिन लास्ट जो टॉपिक है उसमें, if string is clear and air column closed at one end is clear, then this one you can just read it and you'll get it. इसमें air column open at both ends है, ठीक है, तो इसमें दो नोड होते हैं, एक नोड होता है, ओपन एंड्स पे एंटी नोड्स होते हैं। डेरिवेशन इसकी एग्जैक्टली स्ट्रिंग्स वाली होती है, क्योंकि वहां पे एंड्स पे नोड्स से सेंटर में एंटी नोड था, यहाँ पे एंड्स पे एंटी नोड्स हैं, सेंटर में नोड है। वहां पे भी वेवलेंथ बाय 2 था, यहाँ पे भी वेवलेंथ बाय 2 है। बाकी डेरिवेशन एग्जैक्टली सिमिलर है, जनरल फॉर्मूला एग्जैक्टली सिमिलर है, जिस तरह वहां पे था ना कि फंडामेंटल एंड नेक्स्ट वाज 2 टाइम्स, फिर 3 4 5, स्किप कुछ भी नहीं हो रहा था, सारे होल नंबर जो थे वो फंडामेंटल के थे। एग्जैक्ट डेरिवेशन इसकी भी है, देयर इज नो चेंज। आप इसको बाद में खुद भी देख लें, शेप्स बस मेमोराइज कर लें, और सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी, आई एम नॉट गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप बिकॉज ये एग्जैक्टली सिमिलर है, एक्सेप्ट कि 3 टाइम्स एफ नॉट। तो देखें फंडामेंटल ये था, f1 is 2 times, f3 is 3 times. Let me pause this if it's too much. अच्छा, तो पॉइंट ये है कि this is not second, this was actually third possible। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि इसका जनरल फॉर्मूला एज इट इज है, होल नंबर मल्टीपल, लेंथ भी एज इट इज है, सिर्फ शेप याद कर लें। लास्ट में एक दो एमसीक्यू एंड देन विल बी डन विद द चैप्टर। अ कॉरिडोर इज 13.2 मीटर्स लॉन्ग एंड हैज क्लोज्ड डोर्स। अब ये इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, इनके दोनों एंड पे नोड्स होंगे क्योंकि दोनों एंड क्लोज्ड हैं। द स्पीड ऑफ एयर इज गिवन। व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट कुड क्रिएट? तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में अगर आपको याद हो, उसमें लेमडा जो लेमडा बाय 2 होता है ना सेट, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, दोनों एंड पे नोड्स हैं, फिर हाफ द वेवलेंथ होगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद हो उसमें v/2L इक्वल आता है, तो 330 डिवाइड बाय 2 इंटू 13.2, ये देख लें कितना आ रहा है। इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ स्ट्रिंग, बिल्कुल मन, हाँ ठीक है। कितना आ रहा है? अच्छा 13 हर्ट्ज। देखिए दोनों एंड नोड्स हैं, तो ये बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह बन गया है। वेवलेंथ बाय 2, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास है v/2L। इस तरह भी कर सकते हैं या आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं। अगर नोड नोड गिवन है, ये वेवलेंथ बाय 2 है, तो वेवलेंथ किसकी इक्वल होगा? 13.2 इंटू 2, 26.4। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v/लैम्डा, तो 330 बाय 26.4 करें, 13 हर्ट्ज ही आएगा, 12.5। ठीक है, सो दिस वाज अ क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर टू द स्ट्रिंग, दोनों एंड पे नोट्स से। Last MCQ, a loudspeaker emitting a sound wave of single frequency is placed
from a reflecting surface. अच्छा stationary wave बन रहा है लेकिन उन्होंने show नहीं किया. Stationary wave is formed with an antinode at the loudspeaker. अच्छा यहाँ पे antinode है. Fine. A microphone is moved from the loudspeaker to the reflector. ठीक है microphone. Before the microphone reaches the reflector, it detects 4 points where the sound intensity is a minimum. अच्छा. Before it reaches the reflector मतलब 4 nodes हैं इसमें. एंड भी नोड होता है लेकिन सेंटर में वो कह रहे हैं कि 4 nodes हैं. What is the wavelength? अच्छा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है मार्च 22 का. इसमें अगर हम देखें कि हाउ मेनी वेव्स डू वी सी, तो ये इस तरह होगा. सो इट विल बी हाफ 1 1.5 to 2.25 actually of the wavelength is equal to L. या इसको मैं 2 whole 1/4 कह सकता हूँ. डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है. बिफोर इट रीचेस. अच्छा क्योंकि जब ये पहुंचेगा नोड तो एंड पे भी नोड ही होगा. आई एम नॉट वेरी श्योर हैव दे कंसीडर्ड दिस एज सेपरेट. डिस्क्रिप्शन में मसला लग रहा है लेकिन लेट्स सी. ये मेरे पास कितना होगा. 9/4 लैम्डा इज इक्वल टू एल आ रहा है. तो लैम्डा किसकी इक्वल होगा. 4L/9. ठीक है ऑप्शन आ रहा है हमारे पास. बिल्कुल बधेवे यू राइट. 9/4 था ऑफ वेवलेंथ वाज L लेकिन वो वेवलेंथ को सब्जेक्ट बनाना चाह रहा है. आई रिपीट दिस. उसने कहा है कि इट डिटेक्ट्स 4 वेयर इट इज मतलब नोड्स 4 हैं. ठीक है. अब हमें पता है कि देखें क्लोज्ड एंड इज अ नोड एंड ओपन एंड इज एन एंटी नोड. तो यहाँ पे जब मैंने वेव्स काउंट किए so they were actually 2.25. या हम इसको 2 whole 1/4 wavelength was equal to L. या 9/4 wavelength was equal to L. Lambda will be equal to 4L/9. तो ये हमारे पास स्टेशनरी वेव्स यहाँ तक था. एक ये वाटर वाला क्वेश्चन भी आता है इसमें लेकिन वो भी इसी तरह है कि आपसे कहेंगे कि एक लाउड साउंड और दूसरे लाउड साउंड का क्वेश्चन आता है. तो उसमें डिफरेंस वेवलेंथ बाय 2 का है. एक क्वेश्चन इस चीज़ का आता है. फिर ब्रीफली मैं सिर्फ बता देता हूँ कि आपसे कहेंगे कि एक लाउड साउंड इसका लेंथ जो था वो लेट्स से 80 सेंटीमीटर था. दूसरा लाउड साउंड सुनाई दिया और लेंथ जो था उसका लेट्स से 130 सेंटीमीटर है. आपसे कहते हैं कि वेवलेंथ कितना है. वैसे तो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि अगर क्वार्टर ऑफ वेव इज 80 तो फुल वेवलेंथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लें उससे आ जाएगा. या इस क्वेश्चन में यूजुअली इस तरह होता है ना कि आपको एक दे देते हैं. लेट मी गो फॉर प्रॉपर वैल्यूज. 25 सेंटीमीटर दे देंगे. जो दूसरा लेंथ होगा वो जाहिर बात है 3 टाइम्स होगा 75 सेंटीमीटर होगा. तो फिर आपसे यूजुअली ये पूछते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बताएं इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होता है. तो रिमेंबर फ्रॉम वन स्टेशनरी वेव टू अनदर स्टेशनरी वेव द डिफरेंस इज ऑलवेज हाफ द वेवलेंथ. तो इस पे एमसीक्यूज वगैरह आते हैं. कॉन्सेप्ट वही है. देयर इज नथिंग न्यू. डायग्राम्स यही आएंगे लेकिन जाहिर बात है कोई ना कोई एक्स्ट्रा ट्रिक वो ऐड करते हैं. सो एनीवे ये नोट्स देख लें, रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू कर लें. वी आर डन विथ वेव्स. स्टेशनरी वेव में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुपरपोजिशन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन हैं. यू हैव टू गो थ्रू दीज पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस द डायग्राम्स. इसके अलावा एक न्यूक्लियर फिजिक्स रह गया, वो तो मैं आपके साथ इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, वो मैं रिकॉर्डिंग ही प्रीवियस सेशन की शेयर कर लूँगा.